हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 4 के साथ में। लाइट बिल्कुल नहीं आ रही तो हो सकता है थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी मतलब हम काले दिखाई देंगे, लेकिन तो फिर क्या फर्क पड़ता है भाई, पीछे की क्वालिटी बिल्कुल रफ एंड टफ होगी। चलिए शुरू करते हैं डे 4 के साथ में। प्रॉपर ये सीरीज आपके लिए लेके आ रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स अपनी चल रही थी भाई, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन एंड हीलियम एट नॉर्मल टेम्परेचर, यानी जो हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर पर एट द टाइम ऑफ जूल थॉमसन एक्सपेंशन क्या शो करते हैं। देखो भाई, जो जूल थॉमसन इफेक्ट है वो अक्सर भैया कूलिंग शो करता है। क्या शो करता है? कूलिंग शो करता है, हमेशा कूलिंग इफेक्ट दिखाएगा। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम के केस में यह हीटिंग इफेक्ट दिखाता है। तो कई बार विकल्प ऐसे पूछा जाएगा, जूल थॉमसन इफेक्ट जो है क्या हमेशा कूलिंग दिखाता है? तो नहीं भैया, कूलिंग नहीं दिखाता है। हाइड्रोजन और हीलियम के केस में ये हीटिंग इफेक्ट दिखाता है। तो ये भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पेपर ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं तो ये क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है पेपर के अंदर आने की कि हाइड्रोजन और हीलियम जूल थॉमसन इफेक्ट में क्या दिखाते हैं? हीटिंग इफेक्ट दिखाते हैं भाई, ठीक है। अगला है, इफ द रेशियो ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक इलास्टिसिटीज इज ईटी अपॉन ईएस। भैया ठीक है, कौन कौन है? एक है आइसोथर्मल। सर जी आइसोथर्मल क्या होता है? जिसमें टेम्परेचर सेम होता है, आपको बता चुके हैं। तो इसके लिए हमने इलास्टिसिटी क्या मान ली? आइसोथर्मल टेम्परेचर सेम है, कांस्टेंट है, तो ईटी से लिख लिया। एडियाबेटिक क्या होता है? जिसमें भैया एंट्रोपी में चेंज नहीं होता या फिर हीट में चेंज नहीं होता, तो ई एस से लिख दिया। एस बोले तो एंट्रोपी भाई, ठीक है। कह रहा जो रेशियो है वो ईटी अपॉन ईएस है, तो आपको करेक्ट रिलेशन बताना है। क्या रिलेशन होगा? तो भाई ईटी अपॉन ईएस बराबर सीपी अपॉन सीवी अपॉन सीपी होता है, या फिर सीबी अपॉन सी, अभी सभी को पता है गामा बराबर क्या होता है? सीपी अपॉन सीबी। तो इसका उल्टा लिखा हुआ तो 1 अपॉन गामा लिख सकते हैं इसकी जगह पर, या फिर 1 अपॉन गामा की वैल्यू कितनी होगी? 0.71 होती है भाई, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। पेपर में जो आए वो लगा देना, सारे आ जाए तो ऑल ऑफ दी एबव लगा देना। ये हम आपको बता चुके हैं कि किस तरीके से ऑब्जेक्टिव पेपर पे जाके सर्च करना। भाई क्या सर्च करोगे? आप जाके सर्च करोगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे हल करें, बीडीकेडी, ठीक है। वीडियो आ जाएगी, उसे जाके आराम से कराना भाई, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, यानी प्रेशर बढ़ाने पर, प्रेशर समझते हो भाई, दाब बढ़ाने पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, किसी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट समझते हो जितने पे वो उबलने लगता है लिक्विड, ठीक है, वो क्या होगा? तो भाई इंक्रीज करेगा यानी बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी प्रेशर बढ़ाने पर हमेशा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। सभी को पता होना चाहिए भैया फार्मूला क्या होता है, बताओ फार्मूला क्या होता है? पीबी बराबर आरटी होता। पी बढ़ाओगे तो टी का मान ऑटोमेटिक बढ़ नहीं जाएगा भाई, ठीक है। पी प्रेशर बढ़ाओगे टेम्परेचर बढ़ जाएगा यार। व्हेन प्रेशर ऑन अ पीस ऑफ आइस, जब बर्फ के टुकड़े पर प्रेशर को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है भाई? मेल्टिंग मतलब गलेगा कितने पे, यहां पर गलने की बात हो रही, तो भैया मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा भाई, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है लिक्विड के लिए, मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड के लिए कम हो जाता है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आपको पता होनी चाहिए भैया, ठीक है। The entropy of a system approaches a constant value as the temperature approaches absolute zero। भैया पढ़ा चुके हैं आपको, क्या पढ़ाया हमने कि अगर टेम्परेचर जीरो है तो एंट्रोपी चेंज भी क्या होएगा? जीरो होएगा। कौन सा नियम है? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। यही तो उष्मागतिकी का तीसरा नियम है कि अगर टेम्परेचर जीरो है तो एंट्रोपी में चेंज जीरो होगा। भैया कोई चेंज एंट्रोपी में, अबे एंट्रोपी होती क्या है? एंट्रोपी का मतलब डिसऑर्डर होता है। अगर पूरी तरीके से टेम्परेचर जीरो है तो कोई भी अपनी जगह से हटेगा ही नहीं, और जब नहीं हटेगा मतलब कोई डिसऑर्डर है ही नहीं, और जब डिसऑर्डर है ही नहीं मतलब एंट्रोपी चेंज जीरो है भाई, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है, A system is taken from state A to state B, A से B तक ले जाया जाता है। कह रहा भाई 3 तरीके से ले जाया जाता है। कौन कौन सा तरीका है? कह रहे पहला तरीका है ACB, चलिए देख लेते हैं भाई। ACB बहुत अच्छे भाई। दूसरा है AB, देखो AB से ले गए। तीसरा है ADB, देखो ADB ये ले गए भाई, ठीक है। कह रहा अब क्या कर रहा, द हीट ट्रांसफर्ड इज मिनिमम किस में होगी भाई? तो एक चीज याद रखना, जब भी कभी कोई ग्राफ इस तरीके का आपको दिया गया हो तो हीट ट्रांसफर निकाले, वर्क निकाले, तो वो कैसे निकालते हैं? जो भी ग्राफ आपके पास होता है, ये देखो, जो भी ग्राफ आपके पास होता है उसके जो नीचे का एरिया होता है भैया, ये जो नीचे का एरिया होता है उसे कहते हैं हीट ट्रांसफर्ड या फिर वर्क डन भाई, ठीक। अब जरा यहां देखो,
यहां देखो भैया ACB से जाओगे, इसके नीचे का एरिया देखो इतना सारा है, सबसे ज्यादा एरिया है इसके नीचे, ठीक। उसके बाद दूसरा क्या है भाई, दूसरा है AB, डायरेक्ट जाओगे तो उससे कम एरिया है ये वाला। और अगर इधर से जाओगे भाई ADB, तो देखो सबसे कम एरिया नीचे वाला है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ADB। इसमें सबसे कम हीट ट्रांसफर्ड होगी क्योंकि इस ग्राफ के नीचे एरिया सबसे कम है। सीधे सीधे समझा करो भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑन अ TS डायग्राम, यानी जब टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम को हम लोग खींचेंगे तो द एरिया ऑफ कार्नोट साइकिल रिप्रेजेंट किसे दिखाएगा। तो अभी हमने आपको ऊपर दिखाया निकाल के हीट कितनी ट्रांसफर हो रही है, तो हीट ट्रांसफर्ड या हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क, इसी को बताएगा एरिया। कोई भी ग्राफ खिंचा हुआ उसके नीचे का एरिया किसे बताएगा, वर्क को बताएगा भाई, ठीक है। एडियाबैटिक्स ऑन अ TS डायग्राम आर। अब जरा यहां पे ये समझने वाली बात है, आपको समझाना पड़ेगा, जरा सुनो। मान लिया ये हमारे पास बना हुआ ये है T, इधर की तरफ T चल रहा है, इधर की तरफ S चल रहा है भाई, ठीक है। अब क्या करा, एडियाबैटिक्स, एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है, S का मान नहीं बदलेगा। अब जब S का मान नहीं बदलेगा मतलब इस तरीके का ग्राफ आएगा, ऐसी सीधी लाइन आएगी। क्यों, यहां पे देखोगे, लो दिखाते हैं भैया, यहां देखोगे तब भी S का मान वही है, यहां भी वही है, यहां भी वही है, यहां भी वही, सब S का मान यहां पूरा सेम है। क्यों, यही वाला मान चल रहा ना। तो ये वाली लाइन किसके पैरेलल है, T वाले के पैरेलल है भाई। तो सीधी सी बात क्या है, लाइंस पैरेलल टू T एक्सिस, यानी ये वाली जो लाइन है T के पैरेलल होगी भाई, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन क्या है सर जी, अगला कह रहा आइसोथर्मल। अगर आइसोथर्मल की बात करेंगे मतलब T कांस्टेंट चाहिए, तो T कांस्टेंट कब होगा, जब ये लाइन ऐसे होएगी। यहां पे देखो, लो सर जी यहां पे देखो तब भी T का मान इतना ही है, यहां देखो तब भी इतना ही है, यहां देखो तब भी इतना ही है, यानी सीधी लाइन होगी तो T कांस्टेंट होएगा। यानी जब कभी भी T की वैल्यू कांस्टेंट है तब क्या आइसोथर्मल होगा। आइसोथर्मल के लिए जो लाइन है किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है भैया, यानी एंट्रोपी के लाइंस पैरेलल टू S एक्सिस, यानी आइसोथर्मल में जो लाइन होगी वो S वाली एक्सिस के पैरेलल होगी, एडियाबैटिक में T वाले के पैरेलल होगी लाइन भाई, ठीक है। अगला है द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी इन एन इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर कोई इरिवर्सिबल मतलब समझते हो, रिवर्सिबल का मतलब जाके वापस आ सकते हैं, इरिवर्सिबल का मतलब सिर्फ यूनिडायरेक्शनल, एक डायरेक्शन में होगी, तो उसमें जो एंट्रोपी है भैया उसका क्या हाल होएगा, तो एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी, क्योंकि अब वापस तो आ नहीं सकते, तो एंट्रोपी चेंज बढ़ेगा भाई, ठीक। द चेंज इन एंट्रोपी इन अ कंप्लीट साइकिल, फिर से कह रहा बढ़ेगी मतलब पॉजिटिव होगी, तो इरिवर्सिबल इंजन के लिए या इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी बढ़ेगी और कैसी होगी भाई, पॉजिटिव होगी सर जी, ठीक है। इंटरनल कंबशन इंजन इज, जो इंटरनल कंबशन इंजन होता है जिसमें आंतरिक दहन होता है, कितने स्टेप वाला होता है, तो 4 स्टेप होता है। जिन लोगों ने कार्नोट साइकिल पढ़ा हुआ है उन्हें पता होगा, 1 2 3 4 ऐसे करके पूरा कर बनता है। 12th में भी आपने देखा होगा, 11th में देखा होगा, और नहीं देखा तो बात देख लो यार। जितना भी इंटरनल कंबशन यानी उन्हीं के अंदर भैया जो है जो वर्क डन हो रहा है, जो भी वर्किंग सब्सटेंस है उसके ऊपर कार्यकारी पदार्थ रखा जा रहा है, उस पर काम हो रहा है भैया, ठीक है। सोर्स से हीट मिल रही है, सिंक में हीट जा रही है, तो 4 स्टेप टोटल होते हैं भाई, ठीक। तो 4 स्ट्रोक इंजन होता है ये। द रिलेशन बिटवीन द इफिशियंसी आपको बता चुके हैं, किसी इंजन की काम करने की क्षमता, दक्षता को हम लोग इफिशियंसी कहते हैं, ईटा से लिखते हैं। एंड द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस का जो नियतांक है उसे कहा लिखते हैं, उसे ओमेगा से लिखते हैं कार्नोट रेफ्रिजरेटर के लिए, ठीक भाई। इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, तो भैया परफॉर्मेंस कोफिशिएंट को ओमेगा से, इफिशियंसी को ईटा से, दोनों के बीच में रिलेशन होता है ईटा बराबर 1/ओमेगा+1। ड्यूरिंग जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट वी हैव, देखो भैया जब भी जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट होता है तो एंथैल्पी हमेशा कांस्टेंट रहती है, एंथैल्पी की वैल्यू चेंज नहीं होती है भाई, ठीक। हीट गिवन टू अ गैसियस सिस्टम इन आइसोबारिक प्रोसेस इज यूज्ड, भैया यही फर्स्ट लॉ है। आइसोबारिक मतलब दाब को समान रखा जाए, वातावरण दाब ले लो, पर्यावरणीय दाब ले लो, कोई भी ले लो। जब कभी भी हीट ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा बताओ, इन डूइंग एक्सटर्नल वर्क यानी कुछ आंतरिक कार्य करने में, तथा रेजिंग इंटरनल एनर्जी और एक्सटर्नल वर्क का मतलब बाहरी वातावरण पर कार्य करने में और इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। हम पहले भी बता चुके हैं, अगर हमें जिंदा रहना है, जैसे इस समय बहुत गर्मी हो रही है, तो हमारी जो बॉडी है इंटरनल भी काम करेगी, प्लस बाहरी वातावरण से भी तो लड़ रही है यार। अगर बाहरी वातावरण से लड़ने के लिए मेरे पास हीट है ही नहीं तो हम खत्म हो जाएंगे भाई, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब यह है इन डूइंग एक्सटर्नल वर्क यानी बाहरी वातावरण पर कार्य करने में, एंड रेजिंग इंटरनल एनर्जी और आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने में। मेरी ऊर्जा भी बढ़नी चाहिए, बाहरी वातावरण से हम लड़ भी लें, दोनों काम जब हम कर लेंगे भाई तो आसानी से हम लोग क्या करेंगे,
आइसोबारिक प्रोसेस में जो हीट ट्रांसफर होगी उसका यूज कर लेंगे। रिगार्डिंग जूल्स एक्सपेंशन द रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है, तो नो इंटरनल वर्क इज डन, ये गलत है। जूल थॉमसन एक्सपेंशन में एक्सटर्नल वर्क करा जाता है भैया, ठीक, इंटरनल वर्क। द रॉन्ग स्टेटमेंट जूल थॉमसन एक्सपेंशन ऑलवेज शोज अ कूलिंग इफेक्ट, ये गलत स्टेटमेंट अभी आपको दिखा चुके हैं। हाइड्रोजन और हीलियम के लिए हीटिंग भी दिखाता है, तो ये एक गलत स्टेटमेंट है कि जूल थॉमसन हमेशा कूलिंग इफेक्ट शो करता है भाई, ठीक है। उसके बाद 2-3 ये रिलेशन है जो आपको पता होने चाहिए भैया, ठीक है। क्या रिलेशन है? मैक्सवेल रिलेशन विच लीड्स क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन में सभी को पता क्या होता है, S बराबर Q अपॉन T, बस यहां पे क्या L आ जाता है, बटे में T आ जाता है भाई, ठीक, जिसे हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं। पिछली वीडियोस में हम आपको मैक्सवेल की इक्वेशन बता चुके हैं, तो उसी का बदला हुआ फॉर्म ये मैक्सवेल की रिलेशन है। डेल S अपॉन डेल B एट कांस्टेंट टेम्परेचर बराबर डेल P अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है भाई। ये रिलेशन होता है मैक्सवेल का जो क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन से रिलेटेड है भैया, उसे लीड कर रहा है। उसके अलावा जूल थॉमसन जो एक्सपेंशन होता है उसमें जो टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन होता है TI, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो TI बराबर 2A अपॉन RB होता है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन्वर्जन टेम्परेचर ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और ऑन द इन्वर्जन कर्व द जूल थॉमसन कोफिशिएंट, यानी जो इन्वर्जन कर्व होता है, इन्वर्जन टेम्परेचर का जो कर्व है, उसके लिए जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। जूल थॉमसन कोफिशिएंट को भाई म्यू से लिखते हैं, फार्मूला होता है डेल T अपॉन डेल P या 1 अपॉन CP और 2A अपॉन RT माइनस का B, ये जूल थॉमसन कोफिशिएंट होता है जो हमने यहाँ पे लगा दिया ताकि आपको सारी जानकारी रहे भाई, ठीक है। ये जो अपनी ये जो हम लोग का पूरा थर्मोडायनेमिक्स वाला सिस्टम चल रहा है, इसमें ज्यादातर चीजें हम लोगों ने कवर कर ली हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा भाई। मान के चलो हम लोग कितना 12 से 13 वीडियोस की आवश्यकता है हम लोगों को, ठीक है भाई। तो इस पूरी पीडीएफ को हम आपको टेलीग्राम पे भी दे देंगे। अगर आप एप्लीकेशन पे देख रहे हो कोर्स में तो आपको यहीं पे मिल जाएगी, वरना टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लो BDKD BSc, वहां पर आराम से ये पीडीएफ मिल जाएगी। आज थोड़ा सा अंधेरा था, लाइट नहीं आ रही थी, लेकिन कल जब मिलेंगे तो एक बढ़िया से खिले हुए चेहरे के साथ, चेहरा तो मेरा वैसे भी हमेशा खिला रहता है। और यहां पर अगर देख रहे हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट डाले दे रहे हैं, आराम से प्लेलिस्ट देख डालना और जाके पेपर दे आना। बस दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।